हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल सिविल टेक बाई एनडी पर। मेरा नाम है निरंजन सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब स्टडी चैनल सिविल टेक बाई एनडी पर। आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन आप विजिट करना चाहते हो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हो। अभी जो सीरीज चल रही थी वो 100+ की सीरीज चल रही है, तो आपको हमारे चैनल पर 100+ क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल रहेंगे जो आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है, एसएससी जे हुआ, यूपीपीसीएल एई हुआ, अभी जो होने वाला है 28 फरवरी के आसपास यूपीपीसीएल एई होने वाला है, तो उसमें हमारी जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन की वो बेस्ट से बेस्ट आपके लिए रहेगी। तो विजिट करिए हमारी क्वेश्चन सीरीज़ को हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल सिविल टेक बाई एनडी पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए वीडियोस को। जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी आने वाली अब वीडियोज़ हैं उनका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ प्रेशर डिनोट लीस्ट प्रेशर यूनिट। यानी कि ये जो यूनिट्स दी गई हैं उनमें सबसे लीस्ट प्रेशर कौन सी यूनिट के द्वारा आपका डिनोट किया जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो आपको रिमेंबर याद करना होगा जो सबसे लीस्ट यूनिट होती है वो आपकी मिलीवार होती है। मिलीवार सबसे लीस्ट यूनिट होती है। उसके बाद आपका आता है ऑफ Hg, यानी कि मरकरी स्केल पे जो आता है। उसके बाद आपका आता है किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सबसे जो हाईएस्ट यूनिट है उसमें होगी वो आपकी न्यूटन पर स्क्वायर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मिलीबार इज द लीस्ट प्रेशर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेस्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड आर। प्रेस्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड आपका बेसिकली होता है क्या, जो फ्लूइड होता है, यानी कि जो फाइन पार्टिकल होते हैं। फाइन पार्टिकल्स जिस लिक्विड में होते हैं उसको हम प्रेस्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। बेसिकली ये फ्लो तो हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो काफ़ी लीस्ट होता है, काफ़ी कम होता है। तो जो फ्लूइडोप्लास्टिक होते हैं वो आपका ब्लड होता है। सॉल्यूशन हम सीवेज सॉल्यूशन जो लेते हैं उसको भी फ्लूइडोप्लास्टिक बोलते हैं। सो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्लड इज अ प्रेस्यूडोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डायनामिक विस्कोसिटी इज ऑफ वाटर इज नियरली 50 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ एयर। यहाँ ऑप्शन बी है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। या ऑप्शन सी है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ एयर। या ऑप्शन डी है आपका नॉन ऑफ दिस। बेसिकली होता क्या है, जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है म्यू ऑफ वाटर इज नियरली 50 टाइम्स दैट ऑफ एयर, यानी एयर की जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसका 50 टाइम्स जो होता है आपका वाटर की विस्कोसिटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज नियरली 50 टाइम्स दैट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला यूज फॉर कैपिलरी राइज एंड फॉल टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ राइज एंड फॉल। यानी इसमें आपसे पूछा गया है कि जो कैपिलरी ट्यूब्स हम यूज करते हैं उनमें जो राइज और फॉल की हाइट को मेजर करने के लिए बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इन कैपिलरी ट्यूब्स में जो हम राइज और फॉल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वो आपका 4 cos थीटा 4 सिग्मा इंटू cos थीटा अपॉन रो जी टी होता है। सिग्मा आपका सरफेस टेंशन होता है, थीटा यानी जो भी एंगल हमारा जो लिक्विड भरा हुआ है गिलास या उसमें जो भी एंगल बनाता है वो होता है। बेसिकली वाटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, वाटर और गिलास अगर यूज़ करते हैं, यानी गिलास में अगर वाटर भरा हुआ है तो उस केस में जो एंगल बनता है वाटर और लिक्विड के बीच में, यानी गिलास और लिक्विड के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका 0 डिग्री होता है। अगर उसी केस में आप मरकरी यूज़ करते हो, यानी अगर गिलास में आपकी मरकरी भरी हुई है या जो ट्यूब आप यूज़ कर रहे हो उसमें मरकरी आप लिक्विड के तौर पर लेते हो, तो मरकरी और ग्लास के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका 128 डिग्री होता है। यानी थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी 120 डिग्री होती है। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायमेंशंस आर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बेसिकली होता है क्या है, न्यू इक्वल टू आपका होता है म्यू अपॉन रो। यानी जब डायनामिक विस्कोसिटी को आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड से आप जब डिवाइड मार दोगे तो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी आती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है बेसिकली मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। इसको हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट आपकी न्यूटन इंटू सेकेंड
पर मीटर स्क्वायर होती है, अपॉन में डेंसिटी जो होती है आपके किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है। जब इसको सॉल्व करके आप निकालोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका बेसिकली यहाँ से यूनिट आ जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, मीटर को आप एल में, एल से मेजर करते हैं, एल होती है मीटर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ से बन के आ जाएगा वो आपका एम एल इनवर्स टी इनवर्स फाइनली यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो डायमेंशंस होगी वो आपकी एम एल इनवर्स टी इनवर्स हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइज है द यूनिट ऑफ, बेसिकली पॉइज, वन पॉइज इज इक्वल टू आपका होता है 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। पॉइज बेसिकली डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। यानी पॉइज में हम क्या यूज कर सकते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं, यानी इट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी म्यू। और पॉइज जो होती है आपकी सीजीएस पद्धति में आपकी यूनिट होती है, यानी सीजीएस सिस्टम जो होता है उसमें हम जो डायनामिक विस्कोसिटी को मेजर करते हैं उसमें हम पॉइज का यूज करते हैं। वन पॉइज और जो आपकी यूनिट होगी वो आपकी डाइन इंटू, यानी सीजीएस में जो होती है आपकी डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। यानी सीजीएस पद्धति में आपको बेसिकली पूछा गया है कि जो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है वो आपकी क्या होगी, यानी पॉइज जो होती है आपकी यूनिट होती है डायनामिक विस्कोसिटी की इन द सिस्टम ऑफ सीजीएस पद्धति, यानी सीजीएस सिस्टम में। सो ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर विद डिफरेंट फ्लूइड्स आर यूज्ड टू मेजर, यानी मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर्स किस लिए यूज किए जाते हैं। मल्टी यूट्यूब जब हाई प्रेशर आपको मेजर करना हो, यानी कि हाई प्रेशर मेजर करने के लिए मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर बेसिकली हम यूज करते हैं। अगर से हमें लो प्रेशर यूज करना है तो उनके लिए हम सिंपल मैनोमीटर्स का यूज करते हैं। सिंपल मैनोमीटर का यूज करते हैं मीडियम से लेके लो प्रेशर तक। अगर हमें हाई प्रेशर मेजर करना है तो उस केस में हम मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट होगा हाई प्रेशर मेजर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द वाटर सरफेस कॉन्टैक्ट विद टॉप एज ऑफ रेक्टेंगुलर वर्टिकल गेट 40 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप देन द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर आपसे पूछा गया। सपोज दैट ये आपका कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसके टॉप तक वाटर इसको क्या कर रहा है आपका कॉन्साइड कर रहा है, वाटर की जो अपर सरफेस है यानी यहाँ तक वाटर आपका फिल होगा, क्योंकि जो अपर सरफेस है यानी टॉप को व्हेन द गेट सरफेस कॉन्साइड द टॉप एज ऑफ रेक्टेंगुलर वर्टिकल गेट, वाटर सरफेस जो है यानी कि रेक्टेंगुलर के टॉप पोर्शन तक आपका वाटर फिल है, उस केस में आपसे सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू पूछी गई है। और जो विड्थ दे रखी है रेक्टेंगुलर पोर्शन की वो आपको 40 मीटर दे रखी है, एंड जो डेप्थ ऑफ जो रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको दे रखी है वो आपकी 3 मीटर दे रखी है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है आपका CP = x बार प्लस IG अपॉन AX बार। x बार आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो रेक्टेंगुलर केस में आपका CG x बार की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2 हो जाएगी, क्योंकि इसके सेंटर पर लाई करेगा, प्लस IG जो होगा यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, I की जो वैल्यू होगी आपकी इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन BDQ/12 होती है, BDQ/12 अपॉन एरिया जो होगा आपका B/D होगा, B/D। x बार जो होगा आपका D/2 का, इसको हम कह सकते हैं D/2 का होल स्क्वायर, ये भी आपका D/2 हो जाएगा। D/2 प्लस जब इसको आप सॉल्व करोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, D स्क्वायर पर D ये कैंसिल हो गया आपका, तो जो वैल्यू आती है आपकी 2 × D/3 आएगा, 2 × D/3 वैल्यू आएगी आपकी। तब इसमें आप वैल्यू रखोगे तो D की वैल्यू जो आपकी 3 है अपॉन 3, तो अब 2 मीटर जो है आपकी CP की वैल्यू आ जाएगी, यानी सेंटर प्रेशर आपका 2 मीटर होगा।
सो ऑप्शन ए जो है उसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ वाटर वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप करते जाते हैं, यानी डेप्थ ऑफ इमर्जन आपकी इंक्रीज कर रही है, यानी बढ़ रही है, यानी धीरे धीरे उसको जो डेप्थ है वो आपकी बढ़ रही है, तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है उसकी लोकेशन क्या होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया के पास में आ जाता है, यानी क्लोजर पास में आ जाता है। जैसे 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 आपने किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप किया, तो जैसे जैसे आप उसकी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे, तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया है, यानी उस एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास में आ जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसा तो नहीं होगा। फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, ये ऑप्शन सी आपका है। अल्टीमेटली कॉन्सैक्ट विद द सीजी ऑफ द एरिया, यहाँ ऑप्शन डी है आपका फॉल्स मच बिलो द सीजी ऑफ एरिया। तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की डेप्थ को यानी वाटर में जब किसी ऑब्जेक्ट को आप की जो डेप्थ है उसको आप इंक्रीज करते जाओगे, तो जो सेंटर प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक आ जाएगा, यानी फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ शिप हैज अ मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ 0.9 मीटर एंड पीरियड ऑफ रोलिंग इज 20 सेकेंड, द रेडियस ऑफ जायरेशन इज यानी रेडियस ऑफ जायरेशन के की आपकी वैल्यू पूछी गई है। इसमें के से लोड करते हैं, के की जो वैल्यू होती है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए होता है। एंड जो रोलिंग टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम, ये हम बेसिकली किसी जो रोलिंग शिप के लिए, यानी रोलिंग पीरियड ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का रोलिंग पीरियड निकाला होगा, उस केस में हम ये फॉर्मूला आप यूज करते हो, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी जी एम। जब यहाँ से आप टी की वैल्यू आपको 20 सेकंड दे रखी है, 2 पाई के की आपसे वैल्यू पूछी गई है, रेडियस ऑफ जायरेशन के होगा, और के स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 9.81 होती है, इंटू जी एम यानी मेटासेंट्रिक हाइट इसमें आपको दे रखी 0.9 मीटर। जब इसमें आप पुट कर दोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो के की वैल्यू है आपकी वो आपकी 9.5 मीटर आएगी सॉल्व करने पर। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, 9.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल्स, यानी कि किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का ट्रेसिंग मोशन को, यानी उसके मोशन को जब हम ट्रेस करते हैं तो एक पाथ यानी एक कर्व ड्रॉ करते हैं, तो उस कर्व को क्या बोलते हैं। यानी कि रेंडमली किसी भी पार्टिकल का जब उसके मोशन का जब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, यानी कि ट्रेसिंग ऑफ उसकी मोशन को हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं, उस कर्व को हम पाथ लाइन बोलते हैं। यानी एक सिंगल पार्टिकल का, यानी कोई फ्लूइड पार्टिकल है उसके, कोई भी फ्लूइड है उसके एक सिंगल पार्टिकल का अगर हमें मोशन का ट्रेसिंग करनी होगी, तो उस केस में हम जो कर्व ड्रॉ करते हैं, यानी कोई एक कर्व ड्रॉ करते हैं फॉर सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की मोशन को ट्रेस करने के लिए, उस कर्व को हम पाथ लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, किसी भी फ्लूइड पार्टिकल, एनी फ्लूइड पार्टिकल या आप सिंगल फ्लूइड पार्टिकल कोई भी कहते हैं, उसका अगर आपको उसके मोशन को आपको ट्रेस करना है, तो उस केस में आपको एक कर्व ड्रॉ करना होगा, उस कर्व को हम पाथ लाइन बोलते हैं। और स्ट्रीम लाइन्स आपकी क्या होती हैं, स्ट्रीक लाइंस में क्या करते हैं, लिक्विड में आप जब एक डिफ्यूज एलिमेंट करते हैं सपोज दैट, तो वो डिफ्यूज एलिमेंट क्या करता है, उन पार्टिकल्स की जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं, यानी उन पार्टिकल का जो पाथ होता है उसको डिनोट करता है, उनको हम स्ट्रीक लाइंस बोलते हैं। स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं, जब हम फ्लूइड पार्टिकल्स के जो मोशन है, यानी सारे फ्लूइड पार्टिकल्स की मोशन को जब हम ड्रॉ करते हैं, तो वो जो डिनोट करता है पाथ, वो आपकी स्ट्रीम लाइंस होती हैं। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू 2xy, द वेलोसिटी एट पॉइंट 2,2 इज, यानी ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है, यानी x, y की वैल्यू आपको दे रखी है, इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, स्ट्रीम फंक्शन आपको दे रखा है। तो जो u की वैल्यू होती है, यानी इनिशियल u इज इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल वाई एंड v इज इक्वल टू डेल साई ओवर डेल x। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन केस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन आपको दे रखा है, साई की वैल्यू अगर आपको दे रखी है,
तो u की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे डेल साई ओवर डेल एक्स, यानी साई का आपको एक फंक्शन दे रखा है साई इज इक्वल टू 2xy। तो डेल साई ओवर डेल वाई आप जब करोगे तो 2x बचेगा, और ये जो डेल साई ओवर डेल वाई आपकी किसके इक्वल होती है, u की। तो u की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, x की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 दे रखी है तो -4 आ जाएगा, u की वैल्यू आपकी -4 आ जाएगी। और अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो v इक्वल टू आपका होता है डेल साई ओवर डेल x, यानी जो स्ट्रीम फंक्शन दे रखा है उसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट मारोगे तो हमें v की वैल्यू मिलेगी। तो x के रिस्पेक्ट में रेफरेंस मारोगे तो 2y बचेगा, और y की वैल्यू आपको 2 दे रखी है तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है v इक्वल टू आपका होता है u स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यहाँ से आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आती है। तो आपसे वेलोसिटी पूछी गई है एट पॉइंट 2.2 पर। तो जब आप u और v की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो v की जो वैल्यू आ गई आपकी 4√2 आ जाएगी, क्योंकि 4 इसमें दोनों कॉमन आ जाएगा और 1 + 1 2 होगा, √2 बचेगा। तो 2√2 इसकी वैल्यू आएगी आपकी। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। v इक्वल टू आपका होता है u स्क्वायर पर v स्क्वायर, u की वैल्यू आपको -4 दे रखी है तो -4 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ये आपकी 16 हो जाएगा, प्लस 16। तो 16 यहाँ से बाहर आएगा तो 4 आएगा, 4√2। तो 4√2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमॉन्ग दीज विच एग्जिस्ट बोथ इन रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो में, यानी ऐसा कौन सा है जो रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों केसेस में आपका एग्जिस्ट करता है। तो जो वोर्टिसिटी होती है, वोर्टिसिटी आपकी रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों केसेस में आपकी एग्जिस्ट करती है, और स्ट्रीम फंक्शन साई की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी दोनों केसेस में, यानी रोटेशनल केस होगा आपका और रोटेशनल दोनों केसेस में आपकी एग्जिस्ट करती है। लेकिन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो होता है फाई, वो आपका सिर्फ रोटेशनल केसेस में आपका एग्जिस्ट करता है, रोटेशनल केस में आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो आप करेक्ट होगा, वोर्टिसिटी और स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट इन रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिवन दैट phi is equal to 3xy and psi is equal to 3y2 y square minus x square discharge through the point 1,3 and 3,3 is। डिस्चार्ज अगर आपको साइन दे रखा हो तो डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है आपकी psi2 माइनस psi1 होती है, psi2 माइनस psi1, या डेल्टा क्यू, यानी q इक्वल टू डेल्टा साइन भी इसको हम ले सकते हैं। डेल्टा साइन यानी चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो आपकी डिस्चार्ज के इक्वल होती है। तो sin2 की वैल्यू यानी 8.2 पे हमें sin2 यानी 0.2 पे जो आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो आपके 3.3 हैं। तो जो sin2 की वैल्यू होगी आपकी sin2 इज इक्वल टू 3y2 y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू आपकी 3 है और x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। तो sin2 की वैल्यू आपकी 0 हो गई और psi1 की वैल्यू आपकी क्या होगी 8.1,3 3/2 ब्रैकेट में y स्क्वायर, y की वैल्यू 3 है आपकी, इसको स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 1 तो 8 यानी 3/2 इंटू 8, 2 से 8 फॉरवर्ड कट जाएगा आपका, ये आपकी आ गई 12 यूनिट। तो जो डिस्चार्ज है आपका Q वो आपका क्या हो जाएगा, psi2 आपका 0 है तो 0 माइनस 12, ये आपकी मॉड की वैल्यू होती है। मॉड में वैल्यू जब निकालोगे बाहर तो हमेशा पॉजिटिव निकल के आती है, तो 12 यूनिट इज द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा इससे, यानी डिस्चार्ज की जो वैल्यू होगी आपकी 12 यूनिट हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड बाय स्टेडी इरोटेशनल फ्लो। स्टेडी इरोटेशनल फ्लो में मैंने बताया कि आपकी जो वोर्टिसिटी होती है वो भी एग्जिस्ट करती है और स्ट्रीम फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। तो वोर्टिसिटी की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। तो वोर्टिसिटी हम देख लेते हैं किसमें, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, ये तो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई, और डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई यानी डेल वी ओवर डेल एक्स
माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इजकल टू 0 है, तो ये आपकी वोर्टिसिटी है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। एंड डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। सो ऑप्शन डी जो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, बी और सी दोनों सेटिस्फाई करेंगी इन केस ऑफ इरोटेशनल स्टेडी इरोटेशनल केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रीमलाइन बॉडी इज वन फॉर विच। स्ट्रीमलाइन बॉडी आपकी होती क्या है बेसिकली? स्ट्रीमलाइन बॉडी जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑफ जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके केस में, जब किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन फ्लो में आप उसको ऑब्जेक्ट को फ्लो कराते हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो वाटर होता है उसकी सरफेस पर ऑब्जेक्ट भी उसी फ्लो से आपका क्या करना, वाटर की फ्लो से आपका क्या फ्लो करने की कोशिश करता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो वाटर एग्जिस्ट कराने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट की बॉडी पर वाटर को एग्जिस्ट कराने के लिए हमें एक प्रेशर की जरूरत होती है, यानी उस प्रेशर से अगर हम वाटर को फ्लो कराएंगे तो वो वाटर जो है उस बॉडी पर बना रहेगा। नहीं तो अगर फ्लो आप जो वेलोसिटी है या प्रेशर वो अगर कम हो जाएगा तो वो जो वाटर है वो क्या करेगा, बॉडी से आपका अवे यानी दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी उससे हटने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी में क्या होता है कि सेपरेशन अकर होता है। सेपरेशन अकर्स इफ एट ऑल एट द फारदेस्ट डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी डाउन स्ट्रीम पॉइंट पे क्या होता है कि उस बॉडी से जो वाटर है वो दूर जाने की कोशिश करता है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, सेपरेशन अकर होता है डाउन स्ट्रीम पॉइंट पे। तो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है, सेपरेशन अकर एट द फारदेस्ट डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरह की जो बॉडीज होती हैं उनको स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फ्लूइड फ्लो द लाइन ऑफ कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स व्हिच हैव द सेम। अब पीजोमेट्रिक हेड आपका P अपॉन रो जी होता है और काइनेटिक हेड आपका V स्क्वायर अपॉन 2G होगा। ये अगर आपका कांस्टेंट है, यानी पीजोमेट्रिक हेड आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड से पास हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होगी आपकी वो आपकी सेम रहेगी, यानी वी स्क्वायर अपॉन, अगर ये आपका कांस्टेंट है तो V स्क्वायर अपॉन 2G आपकी क्या होगी, ये भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो यानी V की जो वैल्यू है वो आपकी सेम रहेगी 2 पॉइंट्स पे, यानी V1 स्क्वायर अपॉन 2G इजकल टू आपका होगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G, यानी वेलोसिटी एट 2 पॉइंट्स आपकी सेम रहेगी अगर आपका जो पीजोमेट्रिक हेड है वो आपका कांस्टेंट है। तो ऑप्शन सी जो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव फ्रॉम। आयलर्स इक्वेशन का जो डेरिवेशन हम करते हैं बेसिकली वो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से करते हैं। और आयलर इक्वेशन के बाद जो हम इक्वेशन आती है वो आपकी बर्नौली इक्वेशन आती है। बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल होती है आपकी आइडियल फ्लूइड्स के लिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आयलर इक्वेशन जो होती है मोशन, आयलर इक्वेशन में क्या होता है कि जितने भी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे होते हैं उन सभी को हम ऐड करके कांस्टेंट कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं और उनको 0 के बराबर कर देते हैं। उस केस में जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आपकी यूज की जाती है। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, था बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू। अभी मैंने आपको बताया कि जो बर्नौली इक्वेशन होती हैं वो आइडियल फ्लूइड के केस में आपकी एप्लीकेबल होती हैं, यानी कि जो आपका फ्लूइड है वो आप फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस और विस्कस, इन विस्कस यानी विस्कस उसकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए, विस्कोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, इन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल और इनविस्कस फ्लूइड के केस में आपकी क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए बर्नौली इक्वेशन आपकी एप्लीकेबल होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है आपका स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो, नहीं स्टेडी फ्लो के लिए होता है सिर्फ। ऑप्शन बी है आपका रियल फ्लूइड के लिए, या ऑप्शन सी है आपका स्टेडी फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, या ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ दी है। मैंने आपको बताया जो बर्नौली इक्वेशन होती है बेसिकली आइडियल फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं। आइडियल फ्लूइड के केस में क्या होता है कि स्टेडी फ्लो होना चाहिए और स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लो। सो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
And the last question of this series is laminar flow occurs between extensive stationary plates. The kinetic energy correction factor is. Kinetic energy correction factor आपका होता क्या है? Kinetic energy per second based on actual upon kinetic energy per second based on theoretical. यानी एक्चुअल कंडीशन में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है अपॉन जो प्रैक्टिकल कंडीशन होती है या थ्योरेटिकल कंडीशन में, उन दोनों का रेशियो जो आता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है। और इसका जो फॉर्मूला हम बेसिकली यूज़ करते हैं आपका ए वी क्यू, यहाँ पे ए वी जो है एवरेज वेलोसिटी होती है इंटीग्रेशन ऑफ यू क्यू इंटू डी ए, और यू की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 इन फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे प्लेट्स की बात की गई तो प्लेट्स के केस में जो वेलोसिटी होती है 1/2 म्यू ब्रैकेट में डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, और यू एवरेज जो होता है, यू एवरेज आपका एट वाई इक्वल टू 1 पर होगा, तो यहाँ वैल्यू रख दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी फाइंड आउट करके अल्फा की जो वैल्यू आती है वो आपकी 1.5 आएगी। सो ऑप्शन सी जो आप करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू व्यूअर्स, टू गिव योर सपोर्ट सब्सक्राइब सिविल टेक बाय एनडी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, जिससे हम इसी तरह इस पर वर्क करते रहें। आने वाली और भी जो सीरीज़ है 500 की वो हम ला सकें, तो बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाय एनडी पर। थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।